मैं बस अभी पैदा ही हुआ था और मेरे मुंह से सीधा ये निकला, डार्कनेस के गेटकीपर्स और सोल्जर्स, मैं आर्किमोन तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरी बात सुनो। मेरी इस एक लाइन ने वहां खड़े सारे सर्वेंट्स और नोबल्स की बोलती बंद कर दी। सब डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये हिस्ट्री के सबसे खूंखार नेक्रोमैंसर की नेक्रोमैंसी टेक्निक थी। और आयरनी देख रहे हो, मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ था वो वही सबसे पावरफुल सोर्ड आर्ट वाली फैमिली थी जिसने उस नेक्रोमैंसर को मौत के घाट उतारा था। सबसे बड़ा झोल तो ये था कि मैं सच में वही नेक्रोमैंसर था जिसे सालों पहले काट डाला गया था, और अब मैं उसी नाइट का खून बनकर पैदा हुआ था जिसने मुझे मारा था। उस टाइम मेरी खतरनाक नेक्रोमैंसी के खौफ से पूरा कॉन्टिनेंट थर थर कांपता था। इसी वजह से एम्पायर ने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट लेलैंड के साथ हाथ मिलाया और मुझे इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया कि मैं पलटवार करने के काबिल ही नहीं बचा। उस वक्त लेलैंड धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तुझे मारने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में खून की नदियां बह गईं। तब जाकर मुझे अपनी सोर्ड तुम्हारे दिल के आर पार करने का चांस मिला है, इसलिए अब फड़फड़ाना बंद करो। इस कॉन्टिनेंट की पीस के लिए चुपचाप घुटने टेक दो। पर मेरे अंदर का गुस्सा कहां शांत होने वाला था। मैं चिल्लाया, तुम लोगों ने अपनी आंखों के सामने उस महामारी को फैलते हुए देखा और अब यहाँ खड़े होकर शांति का ज्ञान पेल रहे हो। तुम सारे के सारे नाइट्स साले दोगले और ढोंगी हो। अगर मैं मरूंगा भी तो तुम सबको अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। पीछे से एम्पायर की आर्मी चिल्लाने लगी, ये कुत्ता अपनी बॉडी को यूज करके नेक्रोमैंसी करने वाला है, जल्दी मारो इसे। लेकिन लेलैंड ने अपनी सोर्ड नहीं चलाई। वो बोला, 2 करोड़ लोग उस बीमारी से मारे गए और तूने अपनी नेक्रोमैंसी से उन्हें अपनी आर्मी बना लिया। यही इस जंग की असली शुरुआत थी। मैंने दांत पीसते हुए उसे घूरा, ये मत सोच कि मुझे पता नहीं है, उन 2 करोड़ लोगों में तेरी फैमिली वाले भी थे। इसी खुन्नस में तू मुझे मारने यहाँ तक आया है। लेलैंड ने अपनी लंबी सोर्ड बाहर निकाली और बोला, तू गलत है। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है बच्चों का फ्यूचर। मैं अपनी चॉइसेस, अपना बिलीफ और एक होप आने वाले बच्चों को देकर जाना चाहता हूँ, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए। और अगले ही सेकंड लेलैंड ने एक ही झटके में मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरी बॉडी जमीन पर गिरते ही चारों तरफ जोरदार जश्न का शोर गूंजने लगा। मेरी आखिरी बची खुची कॉन्शियसनेस सिर्फ उनकी खुशी की आवाजें सुन रही थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आसमान को चीरती हुई एक कड़कड़ाती बिजली गिरी और मेरी कॉन्शियसनेस एक छोटे से बेबी की बॉडी में दोबारा जिंदा हो गई। मेरे आसपास खड़े सर्वेंट्स बड़ी उम्मीद से मुझे देख रहे थे और बोल रहे थे, यंग मास्टर कितने क्यूट हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल मैं चिल्लाने वाला हूँ, डार्कनेस के गेटकीपर्स, सर्वेंट्स और सोल्जर्स, मैं आर्किमोन तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरी बात सुनो। बस इतना बोलते ही उस पूरे मैंशन में चीख पुकार मच गई। टाइम आगे बढ़ा और मेरे रिबर्थ को पूरे 15 साल बीत चुके थे। पर आज जैसे ही मैं मैंशन से बाहर निकला, एक सांड जैसे तगड़े आदमी ने मेरे मुंह पर बाल्टी भर के ठंडा पानी मार दिया और वो लगातार बकवास किए जा रहा था, बुरी आत्मा दूर हो जा, तूने अभी बिल्कुल उस नेक्रोमैंसर आर्किमोंड जैसा ही एक्सप्रेशन दिया था। ये सन की इंसान कोई और नहीं, होली ऑर्डर का प्रीस्ट कैरिसन था। मैंने एकदम पकड़ उसकी तरफ देखा और बोला, तू ये घटिया सा प्यूरिफिकेशन रिचुअल पिछले कई सालों से कर रहा है, तेरा दिमाग खराब नहीं होता क्या? वो बोला, ये कोई फालतू का काम नहीं है यंग मास्टर। आपकी बॉडी में जो आर्चिमोंड की सोल के टुकड़े बचे हैं उन्हें टाइम टू टाइम प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं उस हटे कटे प्रीस्ट को देकर पीछे खिसका, तू पूरा का पूरा पागल है, मुझसे दूर रह। ये देखते ही उस प्रीस्ट ने अपने 2 बंदे भेजे, मुझे पकड़वाया और मेरे कपड़े उतारकर बुरी आत्मा भगाने के लिए मुझे होली वाटर से नहलाने लगा। मेरी लाइफ का ये हाल हो जाएगा, ये मैंने सपने उस दिन मेरा सिर सच में काट दिया गया था। पर जब आंख खुली तो मैं एक बेबी की बॉडी में था और सबसे बड़ी पनौती ये हुई कि मेरे मुंह से निकली पहली लाइन ही आर्चिमोंड की नेक्रोमैंसी स्पेल थी। इसी एक कांड की वजह से मुझे एक राक्षस समझकर पूरे 3 साल तक मॉनेस्टरी में बंद रखा गया, जहां मेरी मुलाकात होली ऑर्डर के इस प्रीस्ट से हुई। मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ की असली वॉर तो अब लगने वाली है। ये कैरिसन लगातार 24 घंटे मेरे सामने बैठकर प्रे करता था और तो और लहसुन और बर्फ वाले होली वाटर से मेरा एग्जॉर्सिज्म करता था। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो मुझे आग से जलाने वाले टॉर्चर भी देता था। भाई, ये एग्जॉर्सिज्म के नाम पर सीधा 3rd डिग्री टॉर्चर था। उसके जुल्मों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं अब एक नॉर्मल इंसान लगता ही नहीं हूँ। मैं किसी तरह धक्के खाकर अपने कमरे में वापस पहुंचा तो वहां मेरी मेड यायालिन हाथ जोड़कर प्रे कर रही थी, भगवान करे हमारे यंग मास्टर क्लाइंट एक हीरो के डिसेंडेंट की तरह जिएं और एकदम हेल्थी रहें। मेरा दिमाग इतना पक चुका था कि मैंने झल्लाहट में उस टोपी को उतारकर फेंक दिया जो उसने मेरे सिर पर पहनाई थी। यायालिन उस टोपी को बड़े दुहक से देखने लगी और बोली, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। ये सुनकर मुझे अंदर से थोड़ा गिल्टी फील हुआ। आखिरकार उसने प्यार से बनाई थी, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया? पर अगले ही सेकंड यायालिन ने आगे बोला, ये टोपी प्रीस्ट कार्रिसन ने बनाई थी। तभी वो मनहूस कार्रिसन कमरे में टपक पड़ा और बोला, यंग मास्टर क्लेन, मैंने पूरे 1 हफ्ते लगाकर वो टोपी बनाई और आपने उसे पहन भी लिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसी के सामने उस टोपी को फाड़कर चीथड़े उड़ा दिए। तभी नाइट अंकल धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया। प्रीस्ट कैरिसन, क्या आपका प्यूरिफिकेशन रिचुअल खत्म हो गया? यंग मास्टर क्लाइंट के आर्चिमोंड होने की अफवाह अब 10 साल पुरानी बात हो चुकी है। ऑर्डर ने भी साफ कह दिया है कि यंग मास्टर में अब कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर कैरिसन ने आखिरकार मेरी जान छोड़ी और बोला, अगला प्यूरिफिकेशन रिचुअल फ्राइडे को है, नहा धोकर मेरा वेट करना। उसके जाते ही मैंने एक चैन की सांस ली। भाई, क्या कोई होली प्रीस्ट इस तरह से टॉर्चर कर सकता है? ये बंदा सच में प्रीस्ट है या कसाई? रीबर्थ के बाद से ही मुझे लगातार इस ऑर्डर के झमेले झेलने पड़ रहे हैं। मुझे तो अपनी बॉडी को ढंग से क्लीन करने का टाइम भी नहीं मिलता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझ पर हमेशा निगरानी रखी गई है। बचपन में आर्किमोंड वाली अफवाह के चक्कर में मुझे पूरे 7 साल तक मॉनेस्ट्री में सड़ाया गया और अब जब मैं बड़ी मुश्किल से ड्यूक की फैमिली में वापस आया हूँ तो ये पागल प्रीस्ट मेरी जिंदगी हराम कर रहा है। डुनकल ने मुझे समझाते हुए कहा, यंग मास्टर, आप उन्हें हल्के में मत लीजिए, वो एक प्रॉक्सी है। ये टाइटल ऑर्डर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को ही मिलता है। हमारी फैमिली के 7th ड्यूक को छोड़कर कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। 7th ड्यूक।
ड्यूक, जो आज के टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है। पर मैंने एकदम ठंडे दिमाग से जवाब दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग तो फर्स्ट ड्यूक था। मैं सीधा सामने टंगी एक पेंटिंग को घूर रहा था और सोच रहा था, किसने सोचा था कि मेरी मौत को 200 साल बीत चुके हैं और किस्मत का खेल देखो, मैं उसी इंसान का खून बनकर पैदा हुआ हूँ जिसने मेरी जान ली थी। लेकिन आज की रैंड फैमिली पर उन छोटे मोटे एफिलिएटेड फैमिलीज की बुरी नजर लग चुकी है। वो सब भूखे भेड़ियों की तरह बस रैंड फैमिली को नोच खाने के मौके ढूंढ रहे हैं। और आज ही के दिन उन सारी एफिलिएटेड फैमिलीज की हमारे घर में एक मीटिंग थी। जैसे ही मैंने उस हॉल में एंट्री मारी, उन फैमिलीज के लॉन्डो ने मेरे बारे में खुसुर फुसुर शुरू कर दी। ये सारे नाम के लिए मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन असल में यही वो दुश्मन हैं जिनसे इस फैमिली को बचकर रहना है। आजकल ये एफिलिएटेड फैमिलीज मेन रैंड फैमिली को भाव तक नहीं देती। जनरेशंस के गुजरने के साथ साथ रैंड फैमिली का दबदबा और पावर खत्म होती जा रही है। वो इस हॉल में खड़े होकर मुझ जैसे डायरेक्ट डिसेंडेंट का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं। यही बात उनकी औकात से बाहर की हिम्मत को साबित करती है। आज की रैंड फैमिली के पास बस एक ही आखिरी उम्मीद बची है, और वो है मेरा सौतेला भाई, रैंड फैमिली का सबसे बड़ा बेटा डेलिया। बचपन से ही उसका सोर्ड आर्ट का टैलेंट इतना खतरनाक है कि उसी की वजह से इस फैमिली का सोर्ड आर्ट का रुतबा अब तक बचा हुआ है। और आज की जनरेशन में वो अकेला ऐसा बंदा है जो फर्स्ट जनरेशन की मीटियर सोर्ड टेक्निक को यूज कर सकता है। जब डेलिया ने अपने ओपोनेंट को धूल चटाई तो वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, तू आ गया क्लाइंट। तभी 7th ड्यूक हाइंग भी वहां आ गए। डेलिया उन्हें देखते ही उनके पास गया और इज्जत से सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया। रैंड फैमिली के नाइट्स को हमेशा एम्पायर में सबसे बेस्ट होना चाहिए, यही फर्स्ट ड्यूक के आखिरी वर्ड्स थे। आज तू बहुत बढ़िया कर रहा है, पर तुझे अभी भी इसी गोल की तरफ बढ़ते रहना है, हाइंक ने कहा। डेलिया ने तुरंत सिर झुकाया और बोला, जी बिल्कुल। फिर हाइनक मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, मुझे फील हो रहा है कि तेरी बॉडी के अंदर जरा सा भी मैजिक पावर नहीं है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग मुझे ताने मारने लगे। यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर के सगे भाई के पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है। ये तो साला एकदम कचरा है और बचपन से ही पागलों की तरह बकवास करता रहता है। लेकिन हाइंक आज कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रहे थे। वो बोले, कोई बात नहीं, सोर्ड चलाने के अलावा लाइफ में और भी बहुत कुछ है। आसपास के लोगों की वो घटिया गालियां सुनकर भी मुझे रति भर का गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं तो बस मन ही मन सोच रहा था, पर लेलैंड, तूने तो कहा था कि तू ये सब बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा है। क्या यही वो कचरा लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए तूने मुझे मार डाला था? जैसे ही हाइनक वहां से गए, एक एफिलिएटेड फैमिली का छपरी लौंडा उछलकर मेरे सामने आ गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि रैंड फैमिली में कोई ऐसा भी होगा जिसे सोर्ड पकड़नी तक नहीं आती। तेरे जैसे इंसान का जिंदा रहना सिर्फ खाना बर्बाद करना है। तेरी हैसियत क्या है जो तू इतनी बड़ी पोस्ट पे खड़ा है? डंकल ने जब ये देखा तो वो तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बस बहुत हो गया डॉल्टन, अगर तूने दोबारा हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसी बदतमीजी की तो हमारी रैंड फैमिली चुपचाप नहीं बैठेगी। ये सुनकर डॉल्टन को वहां से मुंह लटका के निकलना पड़ा, पर जाते जाते वो भौंका, तेरी किस्मत अच्छी है जो ये गार्ड नाइट तुझे बचा रहा है, पटू कहीं के। उस कुत्ते के वहां से दफा होने के बाद मैंने आराम से पूछा, डंकल क्या तेरे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्ड रखी है? सोर्ड हाथ में आते ही मैं धीरे धीरे एक खाली मैदान की तरफ चल पड़ा। उस वक्त डंकल थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसके दिल में मेरे लिए तरस ज्यादा था। उसे लग रहा था क्या यंग मास्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है? पर अब गेम हाथ से निकल चुका है। यंग मास्टर क्लेन की बॉडी में जर्रा बराबर भी की नहीं है, और जो अपनी की यूज नहीं कर सकता उसकी हैसियत एक नाइट बनने की कभी नहीं हो सकती। पर मुझे इन सब चीजों की घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस अपने दिमाग में उस मीटियोर सोर्ड टेक्निक को रिकॉल कर रहा था जो थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भाई ने यूज की थी। जब मैंने उसे देखा तो एक अजीब सी चीज हुई थी। मैं उसकी सोर्ड की ट्रेजेक्टरी और यहाँ तक कि उसके अंदर की की के फ्लो को भी एकदम क्लियर देख पा रहा था। अगले ही सेकंड मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस लॉन्ग स्वॉर्ड को सीधा आगे घुमाया और सामने रखे उस विशाल पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। ये भौकाल देकर डंकल के होश उड़ गए और वो चिल्ला पड़ा, यंग मास्टर आपने सच में मीटियोर स्वॉर्ड यूज कर ली। मैं खुद भी अपनी इस स्ट्राइक से शॉक में था। मैंने किसी और को बस एक बार ये मूव यूज करते देखा था और मैं खुद ये टेक्निक सीख गया। उस वक्त मेरे पास डंकल को शांत करा के इस बात को सीक्रेट रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे अभी उस ठरकी और सनकी प्रीस्ट के एक्सोर्सिज्म रिचुअल का भी जुगाड़ देखना था। अगले दिन कार्रिसन अपनी आदत के हिसाब से अपना होली वाटर लाया और मेरी बॉडी का फुल ऑन एक्सोर्सिज्म शुरू कर दिया। ये ड्रामेबाजी खत्म होते ही डंकल अंदर आया और बोला, यंग मास्टर डॉल्टन ने आपके लिए एक इन्विटेशन भेजा है। वही लड़का जिसने कल हॉल में आपसे पंगा लिया था। वो कह रहा है कि उसे कल के उस सीन के लिए माफी मांगनी है। वो कमीना और माफी मांगेगा। जरूर इसमें कोई बड़ी साजिश छुपी है। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस लेटर को देखा और सोचा, ये हंटिंग टूर्नामेंट बस एक बहाना है मुझे बाहर निकालने का, पर मेरे पास भी मना करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। आखिर मैं भी उस छपरी से आमने सामने निपटना चाहता हूँ। कल मैंने जब डेलिया का स्वॉर्ड आर्ट देखा था तो मैंने उसे अपने दिमाग में हजारों बार रिवाइंड करके देखा। उस एक इंसिडेंट ने मुझे रियलाइज करवा दिया कि जिस टेक्निक को मैं एक बार देख लूं, मैं उसे एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पता नहीं ये कैसे और क्यों हो रहा है, पर अब मेरे पास ये लेवल की पावर्स और टैलेंट आ चुका था। बगल में खड़ा वो कैरिसन धीरे से हमारे पास आया और बोला, तो आप हंटिंग टूर्नामेंट जा रहे हो? कैसा रहेगा अगर मैं भी आपके साथ चलूं? ये सुनते ही मेरे दिमाग की घंटी बज गई। तू मेरे पीछे क्यों आना चाहता है साले परवर्ट प्रीस्ट? कैरिसन एकदम सीरियस चेहरा बनाकर बोला, क्योंकि मुझे आपकी बॉडी से एक बहुत ही ऑमिनस और अजीब सी ऑरा फील हो रही है। एंड में उस डीट कैरिसन की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और वो मेरे साथ उस हंटिंग टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ा। हमारा ग्रुप जल्दी ही कॉर्नवेल फैमिली के मेंशन पहुंच गया, जिसे देखकर एक पल के लिए मेरे भी होश उड़ गए। ये एक छोटी सी एफिलिएटेड फैमिली थी, पर इनका घर हमारी रैंड ड्यूक फैमिली से भी ज्यादा वीआईपी और महंगा लग रहा था। और ऊपर से ये बच्चों का एक सिंपल सा हंटिंग टूर्नामेंट था और इन लोगों ने इसका फंक्शन इतना ग्रैंड रखा था। अचानक डॉल्टन साइड से आते हुए बोला, क्लाइंट इतना गौर से क्या देख रहा है? ये बोलते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुत्तों की चेन छोड़ दी और अगले ही सेकंड कई सारे शिकारी कुत्ते सीधा मेरी तरफ लगे। मैंने इस पहाड़ के हर कोने में खाना डाल रखा है। एक भूखे कुत्ते की सूंघने की ताकत इंसानों से 1 लाख गुना ज्यादा होती है। ये भूख और स्मेल से पागल हो चुके जानवर खाना ढूंढने के लिए पूरे पहाड़ में इधर उधर भागेंगे। और इतने में ही डॉल्टन ने अपना बो और एरो निकाला और उन सारे शिकारी कुत्तों को एक एक करके शूट कर दिया। क्यों क्लाइंट, क्या तू इन शिकारी कुत्तों का दबदबा
देखकर डर गया। उसके बाद डॉल्टन साइड में खड़ी यायलिन के पास गया और बोला, तो ये है वो मेड जिसे तू अपने साथ घुमाता है? वाह कितनी क्यूट है। मेरी तरफ आजा बेबी, मैं तुझे कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ। ये देखते ही मैं सीधा आगे बढ़ा और एक ही झटके में डेलेटन का हाथ दबोचा। अपने ये गंदे हाथ उससे दूर रख वरना मैं इन्हें यहीं तोड़ दूंगा। डेलेटन ने मुझे टक्कर मारकर पीछे धकेला और बोला, तेरा एटीट्यूड तो काफी सॉलिड है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पीछे आ, मैं भी तो देखूं तेरे अंदर कितना दम है। मैंने तुरंत घोड़े पर छलांग लगाई और बोला, दुनकल तू और यायलिन यहीं रुको, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने अपने कपड़ों से एक सिग्नल मैजिक स्क्रोल निकालकर उसे दिया। वो प्रीस्ट, मुझे उस पर पहले से ही डाउट हो रहा था कि वो बिना वजह मेरे पीछे क्यों आ रहा है। अगर वो अचानक गायब हो जाए तो समझ लेना कोई बड़ा कांड होने वाला है। अगर वो बंदा गायब होता है तो तू तुरंत इस स्क्रोल को फाड़ देना। जैसे ही तू ऐसा करेगा इस स्क्रोल से लिंक्ड एक मैसेज सीधा मेरे हाथ पर छप जाएगा। इतना बोलकर मैंने अपने घोड़े की लगाम खींची और सीधा उस तरफ निकल गया जिधर वो डेलेटन गया था। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर मैं जंगल के इस छोटे से रास्ते पर सीधा चलता रहा तो पक्का उसे ढूंढ लूंगा। पर मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैं उस हंटिंग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करूंगा वो कुत्ता डॉल्टन थोड़ी ही दूर पर एक एम्बुश लगाकर बैठा था। तू आखिरकार आ ही गया क्लाइन, आज मेरा असली शिकार तू ही है। मैं तेरा ये सिर काटकर डेलिया के पैरों में फेंकूंगा और उससे बोलूंगा कि तुम्हारी ये रैंड फैमिली कितना बड़ा जोक बन चुकी है। उसकी पावर चाहे कितनी भी लेवल अप हो जाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली की अब बस एक खोखली पहचान बची है। ड्यू की पोजीशन आखिर में हमारी कोलेटरल फैमिली के पास ही आने वाली है। अगर मौत का गुस्सा निकालना होना तो अपनी इस नकारा फैमिली पर निकालना जिसमें तूने पैदा होने की गलती की। डॉल्टन की बकवास खत्म होते ही उसके पीछे से ढेर सारे सोल्जर्स निकल कर आने लगे। कल सुबह सब यही बात कर रहे होंगे कि नॉर्थ की सबसे फुस स्वॉर्ड आर्ट फैमिली रैंड फैमिली का यंग मास्टर इस हंटिंग ग्राउंड में एक कुत्ते की मौत मारा गया। उसकी ऐसी घटिया बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोर जोर से डीमन की तरह हंसने लगा। छपरियों का झुंड जिन्हें अपनी हैसियत नहीं पता और सर पर चढ़ते ही जा रहे हैं। ये फैमिली मेरी मौत की कीमत चुकाकर बनाई गई थी और तू एक कीड़े बराबर इंसान इस सबको इंसल्ट करने और नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। अगले ही पल मेरी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक डार्क और अजीब सी ब्लू रोशनी फैलने लगी। ये भौकाल देखते ही डॉल्टन की फट गई और उसकी बॉडी कांपने लगी। ये मैजिक तो नहीं है। तू क्या यूज कर रहा है? मेरे हाथों में एक सिजनर घोस्ट फायर जलने लगी थी। ये डेमोनिक एनर्जी है। मैंने उस वक्त की मिट्टी में दफन हो चुकी पुरानी आत्माओं को पुकारा। मैं तुम्हें जगाता हूँ और कमांड देता हूँ कि रोशनी के इस समंदर से बाहर आओ। अभी से मैं आर्किमोंड अपना हुक्म सुनाता हूँ, इन सबको जिंदा निकल जाओ। ये खौफनाक नजारा देखकर आसपास खड़े सारे नाइट्स के होश उड़ गए। तू आखिर है कौन जो ऐसी घिनौनी चीजों को बुला रहा है? पर मैं तो अपनी ही दुनिया में खो चुका था। पूरे 200 साल बीत गए हैं पर मैं अब भी फील कर सकता हूँ इस घुप अंधेरे में मरे हुओं की आवाजें आज भी मुझे पुकार रही हैं। डेलेटन मेरी बॉडी को देखकर और मेरे चारों तरफ चीखते हुए स्केलेटन सोल्जर्स को देखकर हक्का बक्का रह गया। ये इम्पॉसिबल है। मैंने मुझे घेर कर खड़े उन नोबल्स की तरफ देखा। आर्किमोंड पहले मेरा यही नाम हुआ करता था। ये सुनते ही वहां खड़े सब लोगों का दबदबा थोड़ा कम हुआ और वो डर गए। क्या ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी? पर जब उन्होंने मेरे समन किए हुए स्केलेटन्स को ध्यान से देखा तो उनका घमंड फिर जाग गया और वो ठहाके मारकर हंसने लगे। ओए लौंडे, ये जो खोपड़ियां तूने निकाली हैं ये क्या मजाक है? तेरा इतना बड़ा सेटअप देखकर लगा था कुछ तगड़ा होगा पर तूने ये कचरा बाहर निकाला है। अपनी सोड आर्ट ट्रेनिंग के मिशंस में हमने ना जाने ऐसे कितने हजारों स्केलेटन्स को कूट कर रख दिया है। डॉल्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, रेंज्ड यूनिट्स उन स्केलेटन्स को उड़ा दो, बाकी सब मेरे साथ चार्ज करो, जाके उस लौंडे को मार डालो। अगले ही पल डॉल्टन के आसपास खड़े आर्चर्स ने मेरी तरफ अनगिनत तीर दाग दी। डॉल्टन जोर से हंसा। बेचारे क्लाइन, दुआ कर कि तू इन तीरों से छन्नी होकर कीमा ना बन जाए क्योंकि मैं तेरा सिर अपने हाथों से काटना चाहता हूं। पर तीर गिरने के बाद जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए। मुझे उन स्केलेटन सोल्जर्स ने एक मजबूत दीवार बनकर घेर रखा था। 200 साल सच में बहुत लंबा टाइम होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज के टाइम में इन स्केलेटन्स को पहचानने वाला कोई नहीं बचा। मेरे स्केलेटन्स बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट डिफेंस फॉर्मेशन हटाओ, पूरी आर्मी अटैक के लिए तैयार हो जाओ। 200 साल पहले तुमने नॉर्थ का फ्यूचर बचाने के नाम पर मुझे मारा था, अब देखो कैसे मैं अपने ही हाथों से उन्हें कुचल देता हूं। अगले ही पल हजारों स्केलेटन्स सीधा डेल्टन और उसके लोगों पर टूट पड़े। ये नजारा देखकर डॉल्टन की फट गई। ये स्केलेटन्स दौड़ भी सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन स्केलेटन्स ने भीड़ के सामने पहुंचकर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। मैं अभी भी उन्हें कमांड्स दे रहा था। सेकंड क्रॉसबो यूनिट, उन्हें घेर लो, टारगेट लॉक करो और फायर। एक पल में चारों तरफ से तीरों की बारिश उनके ऊपर होने लगी। बिना किसी तैयारी के अनगिनत लोग मेरी उस नेक्रोमैंसर आर्मी के हाथों मारे गए। ये सब देखकर डॉल्टन अब डर के मारे कांप रहा था। ये वो स्केलेटन्स बिल्कुल नहीं है जिन्हें मैं जानता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरी तरह से सफाया होना बस कुछ ही टाइम की बात है। और ये स्केलेटन्स तो बहुत ही खौफनाक हैं। अगर हम इनका सिर भी धड़ से अलग कर दें तब भी ये अपने हथियारों से लगातार अटैक कर रहे हैं। मैंने उन घबराए हुए लोगों को देखकर बड़े मजे से उन्हें समझाना शुरू किया। मैंने बताया था ना, मेरे स्केलेटन्स बाकियों से अलग हैं। अगर उनका सिर कट भी जाए तो वो उसे वापस जोड़ सकते हैं। यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैं उस जमाने में अपनी नेक्रोमैंसर आर्मी के दम पर पूरे कॉन्टिनेंट पर भारी पड़ा था। मेरी नेक्रोमैंसी से समन हुई चीजें इतनी आसानी से नहीं मरती और वो सब मेरे हर ऑर्डर को मानते हुए टैक्टिकल फॉर्मेशंस का एकदम सही इस्तेमाल करते हैं। चलो अब मैंने तुम्हें सब समझा दिया है तो गेम आगे बढ़ाते हैं। पल भर में स्केलेटन सोल्जर्स ने दोबारा डॉल्टन और उसके आदमियों को काटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से फंसने के बाद डॉल्टन एकदम लाचार सा हो गया था। मुझे बस इन स्केलेटन्स का रिजनरेशन रोकना होगा। हाँ, बस उस लौंडे को किसी तरह खत्म करना होगा। अगले ही पल उसने अपनी की इस्तेमाल की और पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। लाशों के साथ खेलने वाले लौंडे, तेरा खेल अब यहीं खत्म। वो स्केलेटन्स चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अब सब खत्म हो चुका है। पर उसी वक्त मैंने अपनी आंखें खोली और हाथ में पकड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड को जोर से घुमाया। डेल्टन के तो जैसे प्राण ही सूख गए। ये तो रैंड फैमिली की फर्स्ट जनरेशन की बैटल टेक्निक मीटियोर स्वॉर्ड है। मेरे उस एक वार ने डॉल्टन के हाथ में पकड़ी तलवार को तो काटा ही, साथ में उसकी हथेली भी धड़ से अलग कर दी। इतनी आसानी से मरने की उम्मीद मत रखना डॉल्टन, तेरी सजा तो अब शुरू हुई है। उस वक्त मैंने अपनी सोट से घायल किए गए डॉल्टन की तरफ देखा। तेरा अंदाजा एकदम सही था। अगर कास्टर मर
जाए तो उसकी समन की हुई चीजें अपनी सारी ताकत खो देती हैं। पिछली बार मैं इसीलिए हारा था क्योंकि मैं अपनी इस कमजोरी को पार नहीं कर पाया था, पर इस जन्म में मेरी हैसियत अलग है। अब मैं एक नाइट की और मैजिक स्किल्स भी यूज कर सकता हूँ। हालांकि मुझे इस रैंड फैमिली की हिफाजत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अब मैं इस बॉडी में पैदा हो चुका हूँ तो ये करना ही पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर डॉल्टन का दिमाग चकरा गया, पर उसकी बॉडी धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक गुप्त अंधेरी जगह पर था और उसकी बॉडी टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट से बुरी तरह जकड़ी हुई थी। तभी अंधेरे से मेरी परछाई धीरे धीरे बाहर निकल कर आई। तू होश में आ गया। ये जगह जिंदा लोगों की दुनिया के बाहर का ठिकाना है। ये वो नर्क है जिसे मून नेक्रोमेंसर आर्किमोंडे ने खुद बनाया है। डेलेटन, तूने जिंदा रहते हुए कुत्तों को बेदर्दी से मारा और उन्हें भूखा रखा। तूने हमेशा हंटिंग के नाम पर बेगुनाह जीवों पर अपना दबदबा दिखाया और उन्हें टॉर्चर किया। डॉल्टन भड़क कर चिल्लाया, अगर बकवास करनी ही है तो कम से कम ढंग से कर। तेरी औकात क्या है? अचानक उसे अपने साथ हुआ कांड याद आया। मैं अभी अभी क्लाइंट की सोर्ड से कटा था, तो अब मेरी बॉडी को एक खरोच तक क्यों नहीं है? मेरी आवाज दोबारा गूंजी, तू मर चुका है डेल्टन। मैं तो बस इस जन्म में किए गए तेरे कर्मों का फल तुझे वापस लौटा रहा हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने ये नर्क बनाया है। अब टाइम आ गया है, तुझे अपने किए हुए पापों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अगले ही सेकंड उस अंधेरे में अनगिनत खतरनाक कुत्तों की परछाइयां सामने आ गई। अब अच्छे से फील कर उन मासूमों की दर्दनाक चीखें जिन्हें तूने बेरहमी से मारा था। उन हजारों पागल कुत्तों के नोचने और काटने की वजह से डेलेटन की चीखें गूंजने लगी, जबकि हकीकत में डेलेटन का शरीर कब का ठंडा पड़ चुका था। उस वक्त मैंने अपनी समन की हुई अनडेड आर्मी की तरफ देखा। चूंकि तुम सबने मेरी पुकार का जवाब दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान चुकाऊं। इनाम के तौर पर मैं तुम पर लगे श्राप को खत्म करता हूं और तुम्हें आजादी देता हूं। हवा में गायब होते उन स्केलेटन्स को देखकर मैं भी सोच में पड़ गया। मौत तो बस हवा में धूल बनकर उड़ जाने जैसी है, तो फिर मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया? अचानक मेरे पीछे से एक साया उभरा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू भी एक नेक्रोमेंसर निकलेगा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो फिर तू कौन है? उस अनजान नेक्रोमेंसर ने अपने हाथों में धीरे धीरे की इकट्ठा की। तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तू कभी पता लगा ही नहीं पाएगा। अगले ही पल मेरी स्केलेटन आर्मी ने जिन सोल्जर्स को मारा था उनकी लाशें उसकी नेक्रोमैंसी के दम पर दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने गौर से सामने देखा, ये तो लाशों को कंट्रोल करने वाला सोल रिटर्निंग मैजिक है, मतलब ये भी एक नेक्रोमैंसर है। उसी वक्त मेंशन में डुंकल अपने हाथ में पकड़े मैजिक स्क्रोल को घूर रहा था। यंग मास्टर ने आखिर ये इमरजेंसी में यूज होने वाली चीज क्यों ले ली थी? उन्हें डॉल्टन के साथ फॉरेस्ट में गए पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। मुझे अंदर से कुछ बहुत बुरा फील हो रहा है। फिर उसने बगल में खड़ी यायालिन से कहा, मैं अभी यंग मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ, तू प्रिस्ट के साथ वापस मेंशन चली जा। यायालिन थोड़ी कंफ्यूज थी। प्रीस्ट तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं ना। ऊपर से उनका चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था और वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहे थे कि उनका वो मनहूस संदेशा बिल्कुल सच निकला। ये देखते ही डंकल तुरंत घोड़े पर बैठा और उसने अपने हाथ में पकड़ा स्क्रॉल फाड़ दिया। ध तेरी की, यंग मास्टर पक्का किसी मुसीबत में है। उधर मैं उस अनडेड आर्मी से चारों तरफ से घिर चुका था। अभी वाली फाइट में मैंने अपनी सारी डिमोनिक पावर खत्म कर दी थी। अभी फिलहाल मैं कोई नेक्रोमेंसी स्पेल यूज नहीं कर सकता। सामने खड़े उस नेक्रोमेंसर ने अपना हाथ हवा में घुमाया। ये लाशें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, चलो आगे बढ़ो और हमारे यंग मास्टर क्लेन का काम तमाम कर दो। मैंने खुद को घेरे हुए उन लाशों को देखा और गुस्से से अपने मुक्के कस लिए। तुझे लगता है तू अपनी इस नेक्रोमेंसी से मुझे मार पाएगा? क्या मजाक है बेटे, तेरा गेम तो अब ओवर है। अगले ही पल आसमान से एक तेज गोल्डन लाइट नीचे गिरी और उसने मेरे सामने खड़ी उन सारी लाशों के सीधे चीथड़े उड़ा दिए। सामने वो प्रीस्ट था जो लगातार अपने मंत्र पढ़ रहा था। हे लाइट, इन मुर्दों को शांत कर और इन्हें मुक्ति दे। उसके हाथों से निकल रही उस गोल्डन लाइट ने उन सभी लाशों को चकनाचूर कर दिया। अब आप बेफिक्र हो सकते हैं क्योंकि मैं आ गया हूँ। इस वक्त वो प्रीस्ट उन लाशों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे उन्हें किसी कीड़े मकोड़े की तरह कुचल रहा हो। लगातार सामने से हमला करती उन अनडेड बॉडीज के सामने भी उस प्रीस्ट के मुंह से उसकी वही पुरानी प्रेयर निकल रही थी। जैसे ही उसने एक मुक्के से एक लाश का सिर फोड़ा, देखते ही देखते उसने सब कुछ साफ कर दिया। वो नेक्रोमैंसर ये सब देखकर डर के मारे पूरी तरह कांपने लगा। ये तो पूरा पागलपन है। चर्च का ये हिटमैन यहाँ क्या कर रहा है और उसकी वो खौफनाक ताकत आखिर क्या बला है? तभी वो प्रीस्ट अपने हाथ में बाइबल पकड़े धीरे धीरे उस नेक्रोमैंसर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही उस नेक्रोमैंसर ने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर वो मुश्किल से 2 कदम ही भागा होगा कि प्रीस्ट ने उसे एक हाथ से दबोच लिया। तुझे क्या लगा तू जब चाहे तब यहाँ से निकल सकता है? जैसे जैसे प्रीस्ट के हाथ की पकड़ मजबूत होने लगी, उस नेक्रोमैंसर का चेहरा दर्द से बुरी तरह बिगड़ने लगा। मेरी प्रेयर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए शुक्र मना, क्योंकि अब ये इंसाफ का फैसला तुझ पर लागू हो चुका है। इन द नेम ऑफ लाइट। अगले ही पल उस प्रीस्ट ने उस नेक्रोमैंसर का सिर एक झटके में तरबूज की तरह फोड़ डाला। फटने के बाद उसकी एक आंख उछलकर सीधा मेरे सामने आकर गिरी और सामने से आवाज आई, यंग मास्टर क्लाइन। मुझे इस वक्त बहुत भारी प्रेशर फील हो रहा था। वो बस आराम से चलकर आ रहा है, पर उसका ऑरा इतना भारी क्यों है? इतनी सारी लाशें थीं और उसने एक पल में उन सब के चिथड़े उड़ा दिए। तभी उस प्रीस्ट का वो भारी हाथ धीरे धीरे मेरे करीब आया। मुझे नेक्रोमैंसी की महक महसूस हुई, इसलिए मैं तुरंत भागता हुआ आ गया। पर ये बहुत अजीब है, जो कि मैंने महसूस की थी वो इस इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही। किस्मत से तभी डंकल अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंच गया। यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? मैंने जानबूझकर अपने मुंह से थोड़ा खून बाहर आने दिया। लगता है इस बॉडी को यूज करके नेक्रोमैंसी करना अभी भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। डंकल ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। यंग मास्टर, यहाँ आखिर हुआ क्या है? डॉल्टन कहाँ है? मैंने धीरे से मुंह खोला। मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो पहले मुझे मारने आया था। मैंशन वापस पहुंचते ही मुझे सीधा ट्रायल के लिए खड़ा कर दिया गया। डॉल्टन का बाप डेल्विन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तुम कह रहे हो कि डॉल्टन ने यंग मास्टर क्लाइन को मारने की कोशिश की? मेरा बेटा एक नाइट था, वो इज्जत और वफादारी से जीने वाला इंसान था। अब जब वो मर चुका है तो क्या तुम लोग उस पर इस धोखेबाजी और मर्डर का इल्जाम मत दोगे? मेरे बाप हेल्टन ने तुरंत एक कागज टेबल पर पटका। लंबी और सख्त पूछताछ के बाद भी क्लाइन ने एक बार भी अपना बयान नहीं बदला। और एक बात और, एक रिकॉर्ड मिला है जिससे पता चलता है कि उस वक्त 20 मर्सनरीज को मैंशन से बाहर भेजा गया था। क्या ये सब बिल्कुल साफ नहीं है? डेल्विन की बोलती एकदम बंद हो गई। मन ही मन वो बड़बड़ाया, ये साले बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। पर ये बात अभी भी गले नहीं उतर रही। डॉल्टन की काबिलियत इतनी थी कि वो नाइट्स ऑर्डर ज्वाइन कर
सकता था और क्लाइंट ने तो कभी सोर्ड को हाथ तक नहीं लगाया। सबको पता है कि क्लाइंट के पास कोई की नहीं है, तो फिर उसने डॉल्टन को मारा कैसे? अब डॉल्टन हार चुका है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। पर इस मामले की आंच मुंह तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मेरी भी लुटिया डूब जाएगी। मुझे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। यंग मास्टर क्लाइंट आखिर है कौन, किसी को क्या पता। वो ग्रैंड डचेस क्लेयर के खानदान से है और उस औरत को तो मरने के बाद भी घटिया अफवाहों ने नहीं छोड़ा। और क्या वो हमेशा खुद को आर्किमोंड नहीं बुलाता रहता? हम उस जैसे पागल इंसान की मनगढ़ंत बातों पर कैसे यकीन कर ले कि मेरा बेटा कातिल है? साफ साफ दिख रहा है कि वो क्लाइंट, जिसके पास सोर्ड आर्ट का रति भर भी टैलेंट नहीं है, उसने लोगों को हायर किया मेरे बेटे को मरवाने के लिए, और अब वो मर्डर का सारा इल्जाम हमारे सिर पर डाल रहा है। कितनी घिनौनी बात है। अचानक दरवाजे से एक आवाज आई। वो मैं था। तुम्हारी ये बकवास सुनकर मेरा दिमाग पक चुका है। उसने ही लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। जब एक मिस्ट्री इंसान ने उन्हें अनडेड में बदल दिया था, तब प्रीस्ट वहां पहुंच गए और उन्होंने मेरी जान बचाई। हेल्टन तुरंत खड़ा हो गया। ये झूठ है। मैंने उसकी तरफ अपना सिर घुमाया। पर मैं आर्किमोंड हूं, ये बात तो सच है ना? हेल्टन की बोलती एकदम बंद हो गई। मैंने डाल्टन को मारते वक्त ही एक कसम खाई थी, मैं अपनी ही मौत की नींव पर खड़ी इस फैमिली को खुद अपने हाथों से वापस बुलंदी पर लेकर जाऊंगा, और मैं कभी किसी को इसके नाम पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगा। और सबसे पहले मैं उन्हीं दोगले रिश्तेदारों को ठिकाने लगाऊंगा जो मुझसे पंगा लेने की जरूरत करते हैं। उस हॉल में एक और इंसान ने एंट्री मारी। माफ कीजिएगा सब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ब्लू सेंट स्पीयर नाइट्स ऑर्डर का कैप्टन लानिया वहां आ चुका था। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। लानिया यहाँ क्या कर रहा है? ट्रिब्यूनल में ऊपर बैठे एक इंसान ने पूछा। लानिया, क्या इस मामले का फाल्वे फैमिली से कोई लेना देना है? हेल्टन तुरंत बोला, मैंने इसे बुलाया है। डाल्टन पहले इसके अंडर में मिशंस पर काम करता था, इसलिए इसे यहाँ रहने का पूरा हक है। लानिया ने अंदर आते ही सबसे पहले मुझे तलाशा। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं यंग मास्टर क्लेन से अकेले में बात करना चाहूंगा। जैसे ही हम दोनों एक सुनसान कोने में पहुंचे, लानिया ने मुझे सीधा दीवार पर सटा दिया। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? आखिर इसका मतलब क्या था? लाया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी हथेली पकड़ी और उसको गौर से देखने लगी। एकदम नरम और स्मूथ, एक कट या छाला तक नहीं है। इसी बात से मैं जज कर सकती हूँ कि तूने आज तक कभी तलवारबाजी की प्रैक्टिस नहीं की है। पर यह कैसे पॉसिबल है कि तूने डाल्टन जैसे ऑफिशियल नाइट को धूल चटा दी और उनके बीच 20 से ज्यादा मर्सनरीज भी थे? क्या तूने किसी और पावर का यूज किया था? ये देखते ही मैंने तुरंत लाया को पीछे धक्का दिया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बातें करोगी। क्या अब तुम ये भी पूछने वाली हो कि क्या मैं आर्किमोंड हूँ? ये औरत सच में खतरनाक है। ये कोई सिंपल क्यूरियोसिटी नहीं थी। उसकी आंखें मेरा रिएक्शन टेस्ट कर रही थी। वो सिर्फ मेरे जवाब का वेट नहीं कर रही थी। अगर मैं चुप रहा तो वो इसको मेरी हाँ मान लेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी सीधा मुंह पर जवाब दूंगा, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने लया की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हो अगर मैं ही आर्किमोंड हूँ? ये सुनकर लया अचानक जोर से हंस पड़ी। तुझ जैसे छोकरे के लिए ये कैसे पॉसिबल है? तू इतना बौना है, तू उसके जैसा कहां से लगता है? और तेरे बॉडी के प्रोपोर्शन भी एकदम बेकार है। आवाज और बॉडी स्ट्रक्चर दोनों फेल है। एक लाइन में बोलूं तो तू बस एक छोकरा है। तू ना तो आर्चिमोंड है और ना ही कोई नाइट। अगर तुझ जैसा बंदा किसी नाइट को हरा दे तो मैं अपना फर्स्ट किस तुझे दे दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही लया की इन बातों से इतना जलील हो चुका था कि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। आखिर वो मुझे इस तरह क्यों नीचा दिखा रही थी? और ये फर्स्ट किस जैसी चीज का क्या कोई फायदा भी है? क्या उसकी ये बातें कोई पॉलिटिकल ट्रिक थी या वो मुझे रिश्वत दे रही थी? जल्द ही हम दोनों वापस जजमेंट हॉल के अंदर आ गए। हॉल में घुसते ही मैंने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। डेलवे, यहाँ खड़े होकर बकवास करना बंद कर। चल इस प्रॉब्लम को मर्दों की तरह सॉल्व करते हैं। आजा, आमने सामने और हो जाने दे। एक ट्रायल बाय कॉम्बैट। ये सुनते ही आसपास के सभी लोगों के होश उड़ गए। तूने क्या कहा? ट्रायल बाय कॉम्बैट? वो तो नॉर्थ का एक बहुत ही एंशिएंट जस्टिस का तरीका रहा है, जो तब यूज होता है जब कोई फैसला लेना मुश्किल हो। इसमें वेपन्स और स्किल्स पर कोई लिमिट नहीं होती और ड्यूल का रिजल्ट ही सीधा फाइनल फैसला होता है। डेलवे भी थोड़ा हैरान होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ट्रायल बाय कॉम्बैट? ये तो बहुत अचानक हो गया। पर क्यों? मैंने सीधा उस पर निशाना साधते हुए कहा। साफ सबूत है कि तेरा बेटा मुझे मारना चाहता था, फिर भी तू ये सारा इल्जाम मेरे सर पर डालना चाहता है। और इस पूरे ड्रामे के बीच तूने मेरी माँ को जलील करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी फैसला कर काउंट डेलवे। क्या तेरा इरादा सबको यहाँ दिन भर वेट करवाने का है? ट्रायल बाय कॉम्बैट का नाम सुनते ही वहां खड़े सारे लोग भयंकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो सालों से किसी ने नहीं देखी थी। ये सब देखकर हेल्टन ने भी अपनी आवाज बुलंद की। अगर ये फर्स्ट जनरेशन से चली आ रही एक ट्रेडिशन है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं रैंड फैमिली का 7th जनरेशन ड्यूक दोबारा गारंटी देता हूँ कि इस डुअल से ही जीत और हार का फैसला होगा, और अब तक पेश किए गए सारे सबूत वॉइड माने जाएंगे। डेलवे तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। अगर सबूत वॉइड हो गए तो इसका मतलब ये एक सुनहरा मौका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि यंग मास्टर तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर नहीं है ना? फिर भी मैं एक दूसरे नाइट को ही डुअल में भेजूंगा। पर मैं एकदम निडर था, मुझे रति भर डर नहीं था। तो बस ध्यान से देखना कि मैं डाल्टन को कैसे काट डालता हूँ। हम दोनों के बीच इंस्टेंटली डील पक्की हो गई। ये ड्यूल ठीक 4 दिन बाद होने वाली थी, पर अपने अंदर ही अंदर मैं एक अलग गेम प्लान बना रहा था। मैंने बिना किसी वजह के ये स्टेक हाई नहीं किए थे। ये तो बस शुरुआत थी। डेल्वी तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, मेरे रास्ते का पत्थर। मैं उन सारी ब्रांच फैमिलीज को दिखाऊंगा कि असली लीडर कौन है। मेरा अल्टीमेट गोल इस पूरी फैमिली सिस्टम को हिलाकर रख देना है। जैसे ही मैं लौट कर अपने मैनर पहुंचा, मेरा बड़ा भाई डेलिया भागते हुए मेरे पास आया। ट्रायल बाय कॉम्बैट? क्या तू पागल हो गया है? क्लेन, तुझे पता भी है कि तू इसमें मारा जाएगा। अपने भाई के सामने मैं थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या पिताजी ने भी इसको हाँ नहीं कर दी। पर डेलिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई बात नहीं, ट्रायल बाय कॉम्बैट में एक प्रॉक्सी को लड़ने की परमिशन होती है। तेरी जगह मैं जाऊंगा। मैंने उससे रोकते हुए कहा, अगर गौर से देखा जाए तो चाहे ये ब्रांच फैमिलीज कितना भी भौंके, हमने हमेशा से नॉर्थ पर राज किया है, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि हमारे पास पिताजी हैं। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हैं। भाई तू उनका हेयर है और अब तू मेरी जगह उस ट्रायल बाय कॉम्बैट में जाना चाहता है। होश में आ भाई, ये उन कमीनों को सिर्फ एक लीगल बहाना देगा रैंड फैमिली के एयर को जान से मारने का। डेलिया ने गुस्से और बेचैनी में अपनी मुट्ठी कस ली। जब तू पैदा हुआ था उस वक्त मैं खुशी के मारे उछल पड़ा था। मैं तुरंत भागता हुआ तुझे देखने गया था। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो लगा जैसे मैंने किसी एंजल को देख लिया हो। भले ही हम एक माँ की औलाद नहीं थे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर तुझे पूरे 7 साल के लिए टेंपल भेज दिया गया। अब जब तू इतनी मुश्किल से वापस आया है तो तू
सीधा ट्रायल बाय कॉम्बैट में हिस्सा लेने जा रहा है। ये सब बोलते बोलते डेलिया की आंखों से सच में आंसू झलक पड़े। ठीक उसी वक्त डंकल दोबारा एकदम गलत टाइम पर वहां टपक पड़ा। भाइयों के बीच चल रहे इस इमोशनल ड्रामा को रोकने के लिए माफी चाहता हूं, पर डेलवे ने अपने प्रॉक्सी को फाइनल कर लिया है। उसका नाम रैंडल है। वो एक नाइट है जिसको एम्पायर ने बाहर निकाल फेंका था। किसी जमाने में उसने बैटलफील्ड के बीचों बीच अपना एक भौकाली नाम बनाया था, और उसको निकालने की वजह ये थी कि वो अपनी ब्लडथर्स्टी डिजायर्स, अपना खून पीने का पागलपन कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैंने ड्यूअल के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, अपनी स्पेशली कस्टमाइज्ड लॉन्ग स्वॉर्ड उठाते हुए। इस खतरनाक और मौत से भरे अरीना के सामने खड़े होकर भी मेरे अंदर रति भर भी डर नहीं था। पर यह सीन देखकर डेल्वी थोड़ा हैरान हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा छोटा बेटा खुद लड़ने आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने जिसको भेजा है वो एम्पायर का एक बहुत ही नामी नाइट है, ड्यूक हिल्टन। अगर तुम अब भी मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें अपना फाइटर चेंज करने की परमिशन दे सकता हूँ। इधर अरीना के अंदर मुझे पहले ही खतरे का एहसास हो गया था। एक बहुत ही लंबा चौड़ा जायंट जैसा बंदा ठीक मेरे पीछे खड़ा था। तो तू ही क्लेन है? तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा बच्चा निकला। तेरी बॉडी भी कितनी सूखी और छोटी सी है। मैं सच में सुनना चाहता हूँ कि जब मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगा तो कैसी आवाज आएगी। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत पीछे हटकर रैंडल से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया। ये देखकर डेल्वी खुशी से पागल हो रहा था। देखा अपने बेटे की फटी हुई शक्ल को। पर सच बताऊं तो मैं अपने सामने खड़े इस रैंडल से नहीं डरा था, बल्कि ये सीन देखकर मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब मैं प्रीस्ट के सामने कितना लाचार और बेबस महसूस करता था। मुझे नहीं लगा था कि उस पिछले हादसे का डर मेरे अंदर इतना गहरा छप चुका है। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। ऊपर स्टैंड्स में बैठी लया चुपचाप इस डुअल को देख रही थी, और ये देखकर उसे अपनी कही हुई बातें याद आ गई कि अगर मैंने इस नाइट को हरा दिया तो वो अपना फर्स्ट किस मुझे दे देगी। जब मैं होश में आया तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ और मैंने तुरंत बात घुमाने की कोशिश की। आजकल मेरे कंधे में थोड़ा दर्द रहता है, इसीलिए बेहतर होगा कि तू मेरे कंधे को हाथ भी न लगाए। क्या तुझे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, या तेरे कानों में भी मसल्स भर गए हैं? शायद यही औकात थी तेरी, इसीलिए एम्पायर ने तुझे कचरे की तरफ फेंक दिया। ये सुनते ही रैंडल आग बबूला हो गया। उसने अपना एक बड़ा सा मुका सीधा मेरी तरफ घुमा दिया। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत अपने कोट के बटन्स खोले। जब तक रैंडल का मुका जमीन पर पड़ा मैं उस धूल और धुएं के बीच से कब का गायब हो चुका था, और सिर्फ एक पल में मैं सीधा रैंडल के पीछे खड़ा था। इस कमीने की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर इसका एक भी अटैक सीधा मुझे लग गया तो मैं पक्का जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे ये मानना ही पड़ेगा, एक नेक्रोमेंसर होने के नाते मैं अभी भी आमने सामने की फाइट के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं, पर यही तो मेरी वो लिमिट है जिसको मुझे क्रॉस करना है। रैंडल ने तुरंत रिएक्ट किया और दोबारा अपनी पूरी ताकत जमा करके सीधा मुझ पर हमला कर दिया। अपनी छोटी और पतली बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाते हुए मैंने उसके हमले को बड़े आराम से डोट कर लिया, और तो और मैंने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालकर उस पर काउंटर अटैक भी कर दिया। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि रैंडल इतनी आसानी से मेरा अटैक रोक लेगा। उसने मुझे उठाकर हवा में फेंक दिया और फिर अपनी बड़ी सी लॉन्ग ब्लेड निकालकर मुझे बीचों बीच से काटने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे किया। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ इधर उधर उछलकर तू जीत जाएगा? तू अपनी अनडेड मैजिक का यूज क्यों नहीं करता? क्या तू आर्ची मोंडे नहीं है? ये सुनते ही मेरी आंखों का लुक एकदम चेंज हो गया। मैंने सीधा उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तो क्या तू मेरी अनडेड मैजिक से मरने का इतना ही शौकीन है? मेरे इस रूप को देखकर रैंडल की रूह कांप गई और वो कंटिन्यूअसली पीछे हटने लगा। अभी वो क्या था? इस लड़के के आसपास से एक बहुत ही मनहूस ऑरा निकल रही है। मैंने वापस नॉर्मल होकर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़ी। टेंशन मत ले, मैं कोई अनडेड मैजिक यूज नहीं करने वाला, क्योंकि आज मैं यहाँ एक नाइट बनकर खड़ा हूँ और मुझे खुद को अपनी तलवार से साबित करना है। तभी रैंडल को थोड़ा होश आया और उसने अपने आप को संभाला। मैं एक बच्चे से कैसे डर सकता हूँ? पिछली बार पक्का मेरा वहम था। इस लड़के की बॉडी में तो रति भर भी मैजिक पावर नहीं है। एम्पायर के नाइट्स की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो मैजिक पावर यूज कर सकते हैं, जो कि ये छोकरा कर ही नहीं सकता। अगले ही पल रैंडल की बॉडी से एक जबरदस्त मैजिक पावर की वेव निकली और वो तुरंत मुझ पर झपटा। अगर मैं बस अपनी इस रॉ पावर का यूज करूं तो इस छोकरे को कुचलना बहुत आसान है, पर मैंने सिर्फ हल्के से जंप लगाई और उसके हमले से आराम से बच निकला। मैं उसकी सारी टेक्निक्स और उसकी मैजिक पावर के फ्लो को इजीली देख पा रहा था, और तो और उसकी तलवारबाजी का रास्ता भी मेरी आंखों के सामने एकदम क्लियर था। जब मैं लगातार उसके सारे अटैक्स को मक्खन की तरह डॉज करने लगा तो रैंडल भयंकर गुस्से में आ गया। कमीने मच्छर, तू इधर उधर क्या फुदक रहा है? फिर उसने अपनी पूरी बॉडी की मैजिक पावर इकट्ठी की और उसको सीधा नीचे जमीन पर दे मारा। एक सेकंड में पूरा एरिना उसकी पावरफुल मैजिक के तूफान में दब गया। पर जब वो मैजिक एनर्जी खत्म हुई तो रैंडल के सामने मैं था ही नहीं। मैं कब का एक शैडो की तरह फ्लैश होकर रैंडल की पीठ पीछे पहुंच चुका था। मैंने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और एक चमकती हुई स्वॉर्ड लाइट निकली जिसने सीधा रैंडल की पूरी बॉडी को आर पार काट कर रख दिया। ये रूह कंपा देने वाला सीन देखकर वहां खड़े सारे लोगों के होश उड़ गए। ये तो फर्स्ट जनरेशन ड्यूक की मीटर स्वॉर्ड टेक्निक है, और वहां ऊपर बैठी लया मेरी इस भौकाली और खतरनाक ताकत को देखकर अंदर ही अंदर शर्म से एकदम लाल हो चुकी थी। उधर अपना हाथ घायल होने के बाद रैंडल आग बबूला हो गया था और उसकी पूरी बॉडी से खून जैसी लाल मैजिक पावर निकलने लगी। आसपास के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये रैंडल की सीक्रेट टेक्निक थी, एक ऐसी मैजिक का फटना जो एक सेकंड में दुश्मन की मूवमेंट लॉक कर देता है। और तभी खून जैसी लाल मैजिक पावर में लिपटा हुआ रैंडल ठीक मेरी तरफ झपटा, पर मैंने बिना किसी टेंशन के बस अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड आगे कर दी उसके अटैक को रोकने के लिए। ये लॉन्ग स्वॉर्ड मैंने तब स्पेशली ऑर्डर देकर कस्टमाइज करवाई थी। जैसे ही ये किसी मैजिक पावर भरी तलवार से टकराएगी ये तुरंत चकनाचूर हो जाएगी। और उस पल जब रैंडल ने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को टूटते हुए देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। छोकरे, अब अपनी मौत का इंतजार कर। पर मेरी आंखों का लुक एकदम बदला और मैं एक फ्लैश के साथ साइड में हट गया। अब जाकर मेरा तुझे शिकार करने वाला हथियार पूरी तरह से तैयार हुआ है। मैंने सिर्फ उस टूटी हुई आधी तलवार से सीधा रैंडल का हाथ ही काट डाला। ऊपर खड़े ड्यूक हिल्टन ने तुरंत अनाउंस किया, बस यहीं तक, ये ड्यूअल अब खत्म हुई। मैंने अभी जो भौकाल दिखाया था उसने ऊपर बैठे सालों से फेमस नाइट्स के भी होश उड़ा दिए थे। भले ही हमारी फैमिली की तलवारबाजी बहुत कम मैजिक पावर से
चल जाती थी, पर ये सिर्फ वो नाइट्स कर सकते थे जिनके पास काफी तगड़ा एक्सपीरियंस हो। और तो और मैंने जानबूझकर अपनी तलवार टुड़वाई ताकि मैं एकदम क्लोज रेंज से उसको काट सकूं। ये चाहे जैसे भी देखो किसी की भी सोच से बाहर था। और इधर अपना हाथ कटवाने के बाद रैंडल जमीन पर पड़ा जोर जोर से चीख रहा था। तभी मेरे पिताजी ड्यूक हिल्टन ऊपर से नीचे चलकर आए। क्लाइंट, क्या कटा हुआ हाथ देकर तुझे उल्टी करने का मन नहीं कर रहा? ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे हाँ, मैं अभी एक छोटा बच्चा हूँ, कोई पुराने वक्त का खौफनाक नेक्रोमैंसर थोड़ी हूँ। क्या मुझे अब ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए कि मेरी हालत खराब हो रही है? जो डेलवे पहले हवा में उड़ रहा था वो भी अब कांपते हुए कदमों से नीचे आया। ये इम्पॉसिबल है, रैंडल हार कैसे गया? मैंने अपना सर घुमाकर बस एक नजर उसको घूरा और डेलवे को लगा जैसे उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई हो। पर अगले ही सेकंड वो होश में आया और लगातार अपने गले को हाथ लगाने लगा। अभी वो कैसा वहम था या किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया? मैं धीरे धीरे चलकर डेलवी के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। इस ड्यूअल के विनर होने के नाते मैं ऑर्डर देता हूँ, नॉर्थ के बाप के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग, घुटने टेक और भीख मांग। तू अपने गुनाहों के बोझ तले को चला जाएगा और इसकी आखिरी सांस तक माफी मांगता रहेगा। एक ही झटके में एक खौफनाक अनडेड का साया डेलवे के ठीक पीछे बन गया। इसने उसकी पूरी बॉडी को झकझोर दिया और वो डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल उसने ठीक मेरे सामने घुटने टेक दिए और भीख मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई। मेरी और मेरे बेटे की औकात नहीं थी कि हम यंग मास्टर क्लेन को नुकसान पहुंचाने का सोचें। और अभी जो उसको हेलुसिनेशंस हुए थे वो सब मेरी वजह से था, क्योंकि मैंने वॉइस ऑफ द किंग का यूज किया था। ये एक नेक्रोमैंसर का खास स्पेल है जो आत्मा को हिलाकर रख देता है और जिंदा इंसानों को एक अनंत खौफ में डाल देता है। इस वक्त तक डेलवे मेरी दहशत से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। ये सीन देखकर बाकी नोबल्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मुझे कोई वहम हो रहा है? ये छोकरा कर क्या रहा है? मैंने ठीक उसी टाइम अपनी टूटी हुई आधी तलवार हवा में उठाई। यहाँ मौजूद सारे लोग अपने कान खोलकर सुन लो, मैं इस ट्रायल बाय कॉम्बैट का चैलेंजर हूँ और एकदम राइटफुल विनर भी। मैं ही नॉर्थ के सबसे ताकतवर नाइट हेल्टन का दूसरा बेटा क्लेन हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट कैलिसन किसी और हॉल में पहुंच चुका था। 2 दिन पहले मुझे एक नेक्रोमैंसर मिला था और मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसका आपसे कनेक्शन है बिशप। आगे दुआ मांग रहे बिशप ने बिना मुड़े सीधा जवाब दिया, हाँ, उसे एम्पायर के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। वो एक ऐसी आफत है जो लोगों में खौफ पैदा करता है। जो उससे डरेंगे वो जरूर भगवान की शरण में आएंगे। समझ रहे हो कैलिसन? अगर थोड़ी बहुत कुर्बानियों से होली चर्च की वापस से चढ़ाई हो सकती है, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैलिसन ने एक ही हाथ से उसका गला कस के दबा दिया। होली चर्च का नौकर होकर इन पॉलिटिकल गेम्स में गिर चुके हो और यहाँ तक कि हेरेटिक्स के साथ डील्स कर रहे हो। और अगले ही पल प्रीस्ट कैलिसन ने अपने नंगे हाथों से सीधा उसका सर फोड़ डाला। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, क्या अब थोड़ा सुकून मिला? तू अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है कैलिसन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तूने नेक्रोमैंसर से ज्यादा तो इन चर्च वालों को ही मार डाला है। इन्हें सच में पता होना चाहिए कि तेरे दिमाग के अंदर क्या कचरा चल रहा है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होली चर्च का आर्च बिशप मनल था। कैलिसन ने सर घुमाकर उसको देखा। क्या ये तेरा काम है मैनल? मैनल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस ऑर्डर पास किया था और वैसे भी मैं अपने साथ एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। पर तब तक कैलिसन का मुका हवा में चल चुका था और बात सुनते ही ठीक मनल के मुंह के आगे रुक गया। मनल ने आगे कहा, ये उस टारगेट के बारे में है जिस पर तू नजर रखे हुए है। जब कोई नेक्रोमैंसी का यूज करता है तो वो अपने निशान जरूर छोड़ता है। इस क्रॉस पर उस नेक्रोमैंसर के निशान है जिसको तूने मारा था। नेक्रोमैंसी बहुत टाइप की होती है। एक होती है लाशों को जिंदा करना, जिसके बारे में एम्पायर दबाकर रिसर्च कर रही है, पर उस बंदे ने जो मैजिक यूज किया वो नेक्रोमैंसी के ओरिजिन के सबसे करीब है। आत्माओं को कंट्रोल करना, जो पिछले काफी सालों से नहीं देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तू जिस पर निगरानी रख रहा है वो तेरा टारगेट क्लाइंट, उसकी असली पहचान एक नेक्रोमैंसर ही है। मैं अभी अपने मैनर में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। उस ट्रायल बाय कॉम्बैट को अब 1 हफ्ता बीत चुका था। उस वक्त मैंने अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके रेंडल को धूल चढ़ाई थी और सारी ब्रांच फैमिलीज के सामने अपनी पावर का भौकाल दिखाया था। मुझे लगा था कि इस सब के बाद मुझे फैमिली से फुल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा, पर मैं एक चीज भूल गया था। मेरी ये बॉडी अभी सिर्फ 15 साल की है और मेरे लेवल का कोई काम ही नहीं था जो मुझे दिया जाए। इसलिए अब भी मेरी औकात सिर्फ कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने की रह गई थी। मेरी बॉडी की अभी जो हालत थी उसके हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा 11 स्केलेटन्स को ही समन कर सकता था। ऊपर से मेरा मैजिक अभी तक अनस्टेबल था जो किसी लंबी फाइट में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कमीना प्रीस्ट था। अब उसे मुझ पर पूरा शक हो चुका था और उसकी सारे नेक्रोमैंसर्स को मिटा देने वाली जिद ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। इसीलिए मुझे किसी भी हाल में अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी। तभी अचानक मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। ये वो रिपोर्ट है जो हमें माइंस से मिली है। किसी ने बताया है कि वहाँ बहुत सारे अनडेड क्रिएचर्स घूम रहे हैं और वहाँ लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हमें किसी को वहाँ जाकर चेक करने भेजने की जरूरत है। क्या तू ये मिशन ले सकता है? मैंने तुरंत अपना सर हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी ताकत को अच्छे से जानते हैं। उस ट्रायल बाय कॉम्बैट के बाद मेरी पावर को पिताजी पहले ही मान चुके थे और ये अनडेड क्रीचर्स पक्का उस पिछले वाले कमीने के साथियों ने ही बनाए होंगे। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। वहां अकेले में मैं बिना किसी टेंशन के अपनी अनडेड मैजिक का खुलकर यूज कर सकूंगा। पर मेरी अकेले जाने की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पिताजी ने डुनकल को मेरे साथ भेज ही दिया। डुनकल मुझे अब इस तरह अकेले फ्रंट लाइन पर जाते देख थोड़ा इमोशनल हो गया। यंग मास्टर, मुझे अब लगता है कि आप अपने हम उम्र बच्चों के लेवल पर हो ही नहीं। आपने न सिर्फ अपने टैलेंट का कोई घमंड नहीं दिखाया बल्कि फैमिली की इतनी बड़ी मदद भी की है। आजकल जो भी चल रहा है उन सबको देखकर कभी कभी मुझे सच में लगता है कि आप शायद आर्कीमोंड का पुनर्जन्म है। मैं थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगा। तू गलती से भी ये बात उस प्रीस्ट के सामने मत बोल देना। डुनकल तुरंत हंसने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है यंग मास्टर? आप वैसे इंसान थोड़ी हैं। आर्चीमोंड तो एक राक्षस था जिसने करोड़ों लोगों को अनडेड सोल्जर्स में बदल दिया था। उसने जैसे ही ये बात खत्म की आसपास अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी और दूर से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर एक छोटे से टाउन में बहुत सारी चलती फिरती लाशें भटक रही थीं। टाउन के लोग उन लाशों से बचने के लिए पागलों की तरह बाहर की तरफ भाग रहे थे। बस जब वो लाशें उन्हें पकड़ने ही वाली थीं,
एक शैडो फ्लैश हुई और एक सेकंड में उन लाशों को काट कर रख दिया। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चीखें सुनकर भागता हुआ डुनकल ही था। मैं भी तुरंत डुनकल के पीछे पीछे टाउन में पहुंच गया ताकि उन लोगों की मदद कर सकूं। मेरी चिंता मत कर डंकल, तू जाकर इन आम लोगों की जान बचा। बहुत जल्दी डंकल की कत्लेआम मचाने के बाद वो सारे अनडेड जमीन पर पड़े थे। अब जाकर वो डर के मारे भागे हुए लोग वापस टाउन में लौटे। आप दोनों की इस बड़ी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग कहां से आए हैं? डंकल ने जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाया। ये रैंड फैमिली के सेकंड यंग मास्टर क्लेन है। मैंने बात काटते हुए पूछा, पर मेरा फोकस अभी किसी और चीज पर है। ये सब नौटंकी शुरू कब से हुई? मैंने आसपास पड़ी अनडेड लाशों को देखते हुए कहा, ये एक रेस्टोरेशन मैजिक है जो लाशों को जिंदा करके उन्हें कंट्रोल करने के काम आता है। ये बिल्कुल वही तरीका है जो उस बंदे ने यूज किया था जिसने मुझ पर फॉरेस्ट में हमला किया था। एक आम आदमी हिम्मत करके थोड़ा आगे आया। ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। उस वक्त सिर्फ लोग एक एक करके गायब हो रहे थे, पर जब वो वापस आए तो उनकी ऐसी हालत हो चुकी थी। पर तभी अचानक एक आदमी सीधा मेरे मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया। तो क्या तू ही रैंड फैमिली से है? हम लोग पिछले 2 महीने से लॉर्ड से मदद की भीख मांग रहे हैं, पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुम लोग यहाँ टपकोगे तो उल्टा हमसे ही पूछोगे कि यहाँ क्या हुआ। क्या तूने एक बार भी सोचा कि जो लाशें तूने अभी काटी हैं उनमें हमारे परिवार वाले थे? वो लोग दिन रात तुम्हारी उन माइन में मजदूरी करते एक्सट्रीम थे और आज उनकी ये हालत हो गई। आखिर हम आम लोगों को ही ये सारी आफत क्यों झेलनी पड़ रही है? मैं बस सीधा उसकी आंखों में घूरता रहा। अपना मुंह बंद रख और औकात में रहकर बात कर। मैंने तेरे परिवार या तेरे बाप को उस हालत में नहीं बदला है। अगर तुझे अपना गुस्सा निकालना है तो किसी और के पास जा। भूल मत, हमने तेरी जान बचाई है। डंकल ने जल्दी से उस आदमी को दबा लिया। यंग मास्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस सबको हैंडल कर लूंगा। मैं सबको इग्नोर करके एक साइड चला गया और बिना किसी को झलक लगने दिए चुपचाप स्पेल पढ़ने लगा। जो लाशें अभी अभी काटी गई थी वो अचानक फिर से हिलने लगी, पर जैसे जैसे मेरी मैजिक आसपास फैलने लगी तो सच्चाई सामने आई कि वो लाशें नहीं हिल रही थी, बल्कि उन लाशों में कैद आत्माएं आजाद हो रही थी। ये भौकाली सीन देखकर वहां खड़े सारे लोगों के होश उड़ गए। ये क्या चीज है? क्या ये सोल रेजोनेंस है? सुना है कि 200 साल पहले नॉर्दर्न प्लेग के टाइम पर ये स्पेल मुर्दों को मोक्ष देने के लिए यूज होता था। उन सारी आत्माओं को आजाद करने के बाद मैं चुपचाप माइंस की तरफ आगे बढ़ गया, पर मेरे ठीक पीछे चलते हुए डंकल ने अचानक अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल ली और सीधा मेरी तरफ पॉइंट की। मुंह खोल और साफ साफ बता, तू आखिर है कौन? इस वक्त डंकल की तलवार मेरी गर्दन पर रखी हुई थी और उसके अंदर भयंकर हिचकिचाहट चल रही थी। आज का यंग मास्टर पहले से बिल्कुल अलग है और जो पावर्स उसने यूज की, क्या वो सच में आर्चिमोंडे है या सिर्फ एक नेक्रोमैंसर? पर मैं रत्ती भर भी नहीं घबराया। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, पर मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। क्या तुझे फर्स्ट जनरेशन ड्यूक का वो फेमस डायलॉग याद है? डंकल थोड़ा हिचकिचाया पर आखिरकार बोल ही पड़ा, एक इंसान की पहचान उसके कर्मों और उसके बर्ताव से होती है, उसके बैकग्राउंड से नहीं। बिल्कुल सही, तू एक आम परिवार में पैदा होने के बाद भी नाइट्स का कमांडर बन पाया। उसकी वजह यही थी। और मेरी माँ एक विच थी, मैं एक मिक्सड ब्लड हूँ और आज जिंदा हूँ तो इसकी वजह भी यही है। जब से मैं उस टेंपल से वापस आया हूँ, जिसने मेरे साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है वो तू ही है। अब तुझे मेरे बारे में क्या सोचना है ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं आर्किमोंड हूँ तो चला दे अपनी तलवार मुझ पर। ये सुनते ही डंकल ने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर ली। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर आप वो शैतान है और आज मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ वो रैंड फैमिली के सेकंड यंग मास्टर क्लेन है, कोई खून का प्यासा राक्षस नहीं। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा सुन्न पड़ गया। ऐसी चिपचिपी और अजीब बातें मत कर, चल आगे बढ़ते हैं। जल्द ही हम दोनों उस माइन के अंदर पहुंच गए जहां से वो लाशें आई थीं। डंकल ने तुरंत आसपास चेक किया। यहाँ तो मुर्दों की भयंकर बदबू आ रही है। मैंने सामने इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुझे और चेक करने की जरूरत है, वो सामने चलती हुई लाशें दिख रही हैं। डंकल तुरंत अलर्ट हो गया। अभी तो सिर्फ 7 दिख रही हैं, पर मुझे पक्का लगता है अंदर और भी होंगी। तब तक मैं एक साइड में खड़ा होकर अपना स्पेल चंट करने लगा और अगले ही सेकंड जमीन फाड़कर अनडेड सोल्जर्स की एक पूरी फौज बाहर निकल आई। ये सीन देखकर डंकल इतना शॉक हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। मैंने उसको पूरी तरह इग्नोर किया और अपना हाथ आगे घुमाया। मेरे अनडेड सोल्जर्स सीधा आगे की तरफ झपट पड़े और मेरी उस खौफनाक फौज ने उन जिंदा लाशों को गाजर मूली की तरह काटकर जमीन पर बिछा दिया। इतनी खतरनाक ताकत देकर डंकल की फटी रह गई। क्या सच में ऐसे स्केलेटन्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक नॉर्मल नाइट की तरह लड़ सकें? मेरे अनडेड सोल्जर्स की इस भयंकर सफाई के बाद हमारे रास्ते में खड़ी सारी लाशें मिनटों में कटकर गिर चुकी थी। ये देखकर डंकल जल्दी से और अंदर की तरफ आगे बढ़ा। आवाजों से लग रहा है अंदर कम से कम 40 और लाशें हैं, हमें बचकर रहना होगा। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं दोबारा अपना स्पेल चांट कर रहा था। मेरे चांट करते ही जो लाशें अभी अभी जमीन पर गिरी थीं, वो सारी मेरी मैजिक पावर में कवर हो गई। क्योंकि अंदर दुश्मन और भी ज्यादा हैं, तो मुझे और भी हेल्पर्स बनाने पड़ेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है जो नेक्रोमैंसर्स आपस की फाइट में यूज करते हैं। लो भाई, अब ये फौज हमारी ये बैटल जीतने के लिए काफी होगी। मेरे एक ऑर्डर पर वो नई बनी अनडेड आर्मी सीधा माइन के गहरे अंधेरे में दौड़ पड़ी। मेरी मैजिक से कन्वर्ट होने के बाद इन अनडेड्स की ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। जो लाशें एक सेकंड पहले इनकी साथी थीं, ये अब उन्हें मक्खन की तरह काट रहे थे। और मेरी कड़क टैक्टिकल कमांड के अंडर ये स्केलेटन्स इतने फ्लेक्सिबल थे कि वो वेव पर वेव बनाकर लगातार अटैक कर रहे थे। आज जो भी हो रहा था उस पर डंकल को यकीन ही नहीं हो रहा था। अनडेड्स की कैटेगरी में स्केलेटन्स सबसे लो लेवल के सोल्जर्स होते हैं, पर यंग मास्टर के कंट्रोल में ये इतने चुस्त और खतरनाक हैं। ये एकदम किसी असली आर्मी की तरह दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। देखते ही देखते मेरी स्केलेटन फौज ने माइन की बाकी बची सारी लाशों को साफ कर दिया। डुनकल के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। हमसे 14 गुना ज्यादा बड़ी दुश्मन की आर्मी को जड़ से मिटा दिया, और वो भी बिना किसी नुकसान के। ये तो एकदम पागलपन है। मैंने ठहर कर आराम से उससे कहा, अब से यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। तूने अभी कहा था कि तू मुझ पर भरोसा करेगा। ये सुनकर डंकल ने अपना सर हिलाया, पर तभी अचानक खून की एक बूंद सीधा उसके चेहरे पर आकर गिरी और गुफा की गहराई से एक बहुत ही कमजोर बचाव की आवाज सुनाई दी। जब हम दोनों भागते हुए वहां पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत सारे माइनर्स को लाइन से लटकाया गया था। ये देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये गायब
गायब हुए विलेजर्स ही थे जिन्हें किडनैप करके इस रेजरेक्शन मैजिक के लिए मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा था। तभी अंधेरे से एक फिगर धीरे धीरे बाहर निकल कर आई। लगता है तुम्हें इन सब चीजों की अच्छी खासी नॉलेज है। रिजरेक्शन मैजिक एक ऐसी स्पेल है जो लाशों को जिंदा करके उन्हें तुम्हारा गुलाम बना देती है, इसीलिए इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है। हम नेक्रोमैंसर्स के लिए तो ये एकदम बेसिक कॉमन सेंस की बात है ना। खैर, आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े शैतान लॉर्ड आर्चिमोंडम, उस वक्त वो औरत सीधा मेरी तरफ घूर रही थी। बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। मेरा नाम एरपाई है, एक नेक्रोमैंसर। डुनकल ने एरपाई पर अपनी नजर गाड़ रखी थी। मैं उसकी बॉडी से निकलने वाली एक खतरनाक मैजिक पावर फील कर सकता हूँ, पर मेरी आंखों ने एक झटके में ही सब पढ़ लिया था। उसने अपनी मैजिक पावर को एक्चुअली अपने क्लोक के अंदर भर रखा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद डुनकल ने आखिरकार अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल ही ली। मेरे बगल में जो खड़े हैं वो हमारी रैंड फैमिली के यंग मास्टर क्लेन हैं। उन्हें आर्कीमोंड जैसे घटिया नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर मैं उसकी बात पर काउंटर करना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। एरपाई बस हल्के से मुस्कुराई। मैं तो बस इस यंग मास्टर के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना भड़क जाएगा। हालांकि मैंने कुछ अफवाहें जरूर सुनी थी, पर आज तुम्हारे अंदर से निकलने वाली मैजिक पावर को फील करके मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम एक नेक्रोमैंसर हो। डंकल तुरंत चिल्ला पड़ा, यहाँ बकवास करना बंद कर, मेरे सवाल का जवाब दे। तूने इन लोगों के साथ क्या किया है और तुझे ये सब करने के लिए किसने भेजा है? पर एरपाई किसी पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही थी। एक असली नेक्रोमैंसर कभी किसी टूल पर डिपेंड नहीं करता। हम आत्माओं को कंट्रोल करते हैं, हम जिंदगी और मौत पर राज करते हैं। मैंने देखा कि वो जो विलेजर्स वहां लटके हुए थे, उनकी पूरी बॉडी एक खौफनाक काली धुंध ब्लैक मिस्टस में घिर गई थी। फिर उन सब के बीचों बीच एक और काली धुंध का गोला बना और धीरे धीरे उन सबको अपने अंदर खींचकर एक साथ मिलाने लगा। एरपाई ने मेरी तरफ एक झलक देखी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक असली नेक्रोमैंसर क्या होता है। ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। अगले ही पल उस मिली हुई काली धुंध में से एक बड़ा सा विशाल हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे उस धुंध के अंदर से बाकी के हाथ पैर भी निकलने लगे। ये डरावना सीन देखकर डंकल के होश उड़ गए। ये आखिर क्या बला है? मैंने बैटलफील्ड के बीचों बीच भी ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। इस औरत ने आखिर कैसा राक्षस पैदा कर दिया है? वो जायंट राक्षस सीधा हम दोनों की तरफ भागने लगा। ये देखकर डंकल मुझे वहां से खींचकर दूर ले जाने लगा, पर मैंने एक झटके में डंकल को पीछे धक्का दे दिया और अगले ही सेकंड उस मॉन्स्टर के एक भयंकर थप्पड़ ने मुझे हवा में उड़ा दिया। मुझे हवा में उड़ाने के बाद भी उस राक्षस का हमला नहीं रुका। वो लगातार मेरी तरफ दौड़ता रहा। मेरे पास पहुंचकर उसने सीधा अपना लंबा पैर मुझे कुचलने के लिए उठाया। तभी अचानक एक लॉन्ग स्वॉर्ड फ्लैश हुई और एक सेकंड में उस राक्षस का पंजा काट कर रख दिया। ये और कोई नहीं बल्कि होश में आए डंकल की मैजिक टेक्निक थी। तू हमारे यंग मास्टर को हाथ लगाने का सपना भी मत देख। इस एक दमदार स्वॉर्ड स्ट्राइक ने उस राक्षस का आधा पैर ही काट डाला था। पर तभी एरपाई तालियां बजाने लगी। क्या कमाल की स्वॉर्ड स्ट्राइक थी, पर इतनी भौकाली स्ट्राइक भी मेरी मास्टरपीस पर एक खरोंच तक नहीं ला सकती। मैंने देखा कि जो पंजा अब भी कटा था वो वापस धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगा और उस मॉन्स्टर ने एक सेकंड के लिए भी बिना रुके सीधा डंकल पर हमला कर दिया। डंकल ने अपने सामने खड़े उस मॉन्स्टर को घूरा और पहाड़ की तरह मेरे ठीक आगे खड़ा हो गया। अभी यंग मास्टर ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बॉडी का यूज करके उनका कर्ज चुकाऊं। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि कुछ वक्त पहले तक मैं यंग मास्टर पर शैतान आर्कीमोंड होने का शक कर रहा था। इस वक्त डंकल लगातार उस राक्षस के आसपास घूमकर उस पर भयंकर अटैक्स कर रहा था और उसका मांस काट रहा था। आज चाहे जो हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर उन यंग मास्टर की रक्षा करूंगा जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है। हालांकि डुनकल की तलवारबाजी बहुत खतरनाक थी, पर उस राक्षस की रिकवरी पावर उससे भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही कोई नया जख्म बनता, अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसको हील कर लेता। ये सब देखकर डुनकल के पास कोई चारा नहीं बचा और उसने सीधा राक्षस के सर की तरफ छलांग लगा दी। इसका वीक पॉइंट कहां है? अब सिर्फ इसका सर ही बचा है, जिसे मैंने अब तक नहीं काटा। पर हवा में जाते ही डंकल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी एगिलिटी खो दी थी। उस मॉन्स्टर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और उसको एक भयंकर झापड़ दे मारा। हवा में उड़ता हुआ डंकल उसकी तगड़ी ताकत से सीधा दीवार में जा घुसा और बेहोश हो गया। अपने बनाए हुए इस राक्षस को इतना भौकाली देकर एरपाई खुशी से झूम उठी। वो शुरू से ही अनडेड मैजिक के पीछे पागल थी और ना जाने कितने हजारों एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने ये आफत बनाई थी। ये था उसका सबसे यूनिक और एक लौता अनडेड मैजिक। वो वहां खड़ी किसी मैनिक की तरह हंसने लगी। ये है मेरी अनडेड मैजिक। मेरा टैलेंट उस आर्कीमोंड को भी बहुत पीछे छोड़ चुका है। तभी मेरी कोल्ड आवाज वहां गूंज उठी। ये जो तूने इन बॉडी पार्ट्स का फ्यूजन किया है, इसका दूसरा पार्ट एक और स्टिचिंग लाइन है। ये एक ऐसी नॉट है जो इन सारी लाशों को एक साथ फिक्स करके रखती है। यही वजह है कि इनके हाथ पैर कटने के बाद भी वापस उगाते हैं, क्योंकि ये इनकी रिजनरेशन एनर्जी का सोर्स है। तो इस मॉन्स्टर को मिट्टी में मिलाना बहुत आसान है। मुझे बस इसके कोर पॉइंट को तोड़ना है। पर वो कोर है कहां? वो किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट बहुत क्रूशियल है। इसलिए तूने उसको ऐसा डिजाइन किया है कि वो इसकी पूरी बॉडी में कहीं भी फ्लो कर सके। पाई जोर जोर से हंसने लगी। बिल्कुल सही, वो फ्लो कर रहा है तो तू उसको ढूंढेगा कैसे? हार मान ले छोकरे, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। मुझ जैसे एब्सोल्यूट जीनियस के सामने अपना ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप घुटने टेक दे। उस एक आंख वाले राक्षस ने दोबारा मुझ पर हमला कर दिया। मैंने एकदम चिल टोन में कहा, जीनियस, मैंने अपनी लाइफ में तेरे जैसे ना जाने कितने जीनियस देखे हैं, पर उनमें से एक भी मेरे सामने एंड तक जिंदा नहीं टिक पाया। अगले ही सेकंड मैंने अपनी लॉन्ग सोर्ड घुमा दी और एक सिंगल स्लैश में उस येलो कोर को चकनाचूर कर दिया और इसके साथ ही पाई का सर भी उसके धड़ से अलग हो गया। मेरा ये अटैक इतना फास्ट था कि उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और उसकी गर्दन कट चुकी थी। मैं मिट्टी में पड़े उसके सर को ऊपर से घूर रहा था। अगर यही तेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी तो शायद अगले जन्म में तुझे इसको बस एक हॉबी की तरह ही रखना चाहिए। और पाए जो अभी अभी मरी थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोल ली। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, ये जिंदगी और मौत के बीच की बाउंड्री है जहाँ तेरी आत्मा का इंसाफ होगा। एरपाई डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, क्लाइन, यहाँ नाटक करना बंद कर और मुझे यहाँ से
बाहर निकाल। मैं अंधेरे से धीरे धीरे बाहर निकल कर आया। अभी भी यहाँ से भागने का सपना देख रही है। लगता है तुझे अपनी औकात और हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं सीधा शुरू करता हूँ। तेरे गुनाहों का हिसाब मेरे आर्किमोंड के नाम पर। एयरपाई ने फटी आंखों से मुझे देखा। मेरे गुनाहों का हिसाब? क्या इसने अभी आर्किमोंड कहा? क्या वो नेक्रोमेंसर्स में सबसे ताकतवर नहीं था? क्या सच में क्लाइन उसका रीइंकार्नेशन है? मैंने हल्के से अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट की। नेक्रोमेंसर एयरपाई, तूने मासूम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाया। तूने उन पर जिंदा एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें तड़पाया, और ये सब तूने सिर्फ अपनी घटिया ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किया। एयरपाई पूरी तरह पगला चुकी थी और लगातार चीख रही थी, ये इम्पॉसिबल है। आर्चिमोंडे तो कब का मर चुका है ना, वो भी 200 साल पहले। मैं उसके रोने पर ध्यान न देते हुए उसके गुनाह गिनवाता रहा। तूने मुर्दों को अपने टूल की तरह यूज किया, इसलिए अब से मैं तुझे मेरा टूल बनने की सजा देता हूँ। अगले ही सेकंड एक बड़ा सा कोफिन वहां प्रकट हुआ और उसने सीधा एयरपाई को अपने अंदर खींच लिया। मैं धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ उस कोफिन के सामने गया। क्या तुझे मौत से डर लगता है? अगर हाँ तो फिक्र मत कर, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। मैंने एक झटके में अपने हाथ की साइड घुमाई और उस कॉफिन को बीचों बीच से काट डाला। उसी पल कॉफिन के अंदर से एयरपाई की रूह कपा देने वाली चीखें सुनाई दी, पर कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोल ली। क्या ये सब एक सपना था? इस वक्त डंकल हैरानी से एयरपाई को देख रहा था। इसका तो सिर्फ सर बचा है, फिर भी ये जिंदा है। जब उस एक आंख वाले राक्षस ने मुझे बेहोश किया था, उसके बीच आखिर क्या हुआ? क्या यंग मास्टर ने अकेले उस मॉन्स्टर को मार गिराया? एयरपाई पूरी तरह पागल हो चुकी थी। आखिर हुआ क्या? मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने डंकल को वहां से भेज दिया और धीरे धीरे उसके सर के पास गया। तो आखिरकार तुझे होश आ ही गया। अब तक तुझे अपनी हालत समझ आ गई होगी। एयरपाई को अचानक कुछ याद आया। उसने जैसे ही मुझे आर्किमोंड पुकारना चाहा, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। बकवास बंद कर और मुझे बस वो इन्फॉर्मेशन दे जो मुझे चाहिए। तुझे नॉर्थ में किसने भेजा था और बाकी लोगों को कहां और कब भेजा जाएगा? मुझे सब सच बता दे और मैं वादा करता हूं तुझे बिना दर्द के मौत दूंगा, पर अगर तूने मना किया तो मैं तुझे अमर बना दूंगा। एयरपाई भयंकर डर गई। अमर? क्या इस हालत में? मैंने धीरे धीरे उसके कटे हुए सर पर हाथ फेरा। बिल्कुल, चल देखते हैं तू कब तक टिक पाती है। कुछ देर बाद मुझे मेरे सारे जवाबों का सच पता चल गया और मैंने डंकल से सब रिकॉर्ड भी करवा लिया। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ क्योंकि अब सब खत्म हो गया है, तो हम चलते हैं। मैं इन सब चीजों से पक चुका हूँ। एयरपाई जल्दी से चीखी, रुको, मेरा क्या होगा? मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मुझे पता था। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा। लगता तो यही है, मैंने वादा किया था कि मैं तुझे मार दूंगा। टेंशन मत ले, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, पर तुझे थोड़ा सा सहना पड़ेगा। इसमें करीब 7 दिन लगेंगे। अगले ही सेकंड माइन के अंधेरे से अनगिनत कॉकरोचेस बाहर निकलने लगे। ये तुझे मारने का काम पूरा करेंगे। एक ही झटके में वो सारे कॉकरोचेस एयरपाई के चेहरे पर चढ़ गए और उसको नोच नोच कर खाने लगे। मैं आराम से उस माइन के बाहर जाने लगा। मेरा टूल बनने के लिए तेरा शुक्रिया, ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। बहुत जल्द मैं दोबारा रैंड फैमिली के मैनर वापस आ गया। पिताजी अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स देखते हुए बोले, एम्पायर ने हमारे इलाके में नेक्रोमेंसर्स को भेजा है और होली चर्च ने ऐसी हरकत पर आंखें बंद कर रखी हैं। मैंने अपना सर हिलाया। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो यही कहती है, उस माइन में अनडेड्स और उनके एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स मिलाकर करीब 150 लोग थे। हम जिस गांव में गए थे वहां से भी करीब 30 लोग गायब थे, तो बाकी जगहों की हालत इससे भी बदतर होगी। और इन सबके अलावा जिन नोबल्स की जिम्मेदारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की थी, वो लोग अपनी पॉलिटिकल पावर गेम में खोए हुए हैं। पिताजी ने तुरंत चीजों को सेट करना शुरू किया और रैंड फैमिली के नाइट्स को उन जगहों पर भेज दिया। इस बार तूने बहुत बढ़िया काम किया है क्लाइन, इसलिए इसे रख ले। मैं तुझे कुछ और मिशंस देना चाहता था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये रैंड नाइट्स का बैज है, आज से तू एक नाइट अप्रेंटिस है। मैंने तुरंत वो बैज अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया पिताजी। कमरे से बाहर निकलते ही मेरे कदम एकदम हल्के हो गए। आखिरकार मैं एक नाइट बन गया। जैसे ही मैं नाइटर्स की टेरिटरी में शिफ्ट होऊंगा, वो प्रीस्ट मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अभी भी उस कमीने को मुझ पर शक है। अब कभी सपने में भी मुझ पर कोई प्योरिफिकेशन रिचुअल करने की मत सोचना। तू मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अचानक एक शैडो तेज स्पीड से मेरी तरफ भागती हुई आई। ये यायालिंग थी। उसने अपना सर सीधा मेरे पेट में दे मारा और मुझे उड़ता हुआ पीछे फेंक दिया। यंग मास्टर, वो प्रीस्ट दोबारा आपसे मिलने आया है और वो ठीक बाहर ही खड़ा है। यायालिंग ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि उस प्रीस्ट की परछाई ठीक मेरे पीछे पड़ चुकी थी। सुना है तुम किसी मिशन पर गए थे, सब सही रहा ना? मैं यहाँ तब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यंग मास्टर क्लेन। पिताजी के कमरे से बाहर निकलते ही मेरा सामना इस कमीने प्रीस्ट से हो गया। वो यहाँ पहले से ही मेरी घात लगाए बैठा था। लगता है हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है। यंग मास्टर क्लेन, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ जरूरी कामों में फंसा हुआ था और वहाँ मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक चीज दी है। प्रीस्ट ने अपने हाथ में जो चीज निकाली, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ये तो सुपर टाइटेनियम सब्सटेंस है। क्या ये मेरी डार्क मैजिक एनर्जी डिटेक्ट कर रहा है? गारिसन ने आगे कहा, जब जंगल में तुम पर हमला हुआ था तो वहाँ एक नेक्रोमेंसर आ टपका था और उस कमीने को मैंने अपने हाथों से मिट्टी में मिलाया था। पर जब हमारे बंदों ने वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस सीन पर एक नहीं बल्कि 2 नेक्रोमेंसर्स थे। ये बात एकदम साफ इशारा करती है कि ये सुनकर मेरे गले में थूक अटक गया। उसकी आवाज हमेशा की तरह एकदम शांत थी, पर उसने फिर कहा, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती हुई सुन सकता हूँ। अपने टाइम का सबसे ताकतवर नेक्रोमेंसर होने के नाते मेरी गट फीलिंग मुझे चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि मेरी हालत अभी बहुत खतरनाक है और अब भी मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसका सामना कर सकूं। भले ही मैं अपनी इन आंखों से इसकी टेक्निक्स कॉपी कर लूं, पर क्या मैं सच में इसके एक अटैक के सामने भी टिक पाऊंगा? आज के टाइम में मेरा और प्रीस्ट गैरिसन का आमने सामने आना सीधा मौत को बुलावा देना है। प्रीस्ट बिना किसी इमोशन के मुझे घूर रहा था। अभी के अभी मुझे अपनी अनडेड मैजिक यूज करके दिखाओ। मैं ये सब हमारी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट की वजह से कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है तुम मुझे एक मौका दोगे। अगर ये बस किसी आत्मा को वापस लाकर लाश को कंट्रोल करने जैसी कोई छोटी चीज हुई तो मैं इसकी रिपोर्ट सीधा होली चर्च को दूंगा, पर अगर ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल अनडेड मैजिक निकली जो सीधा आत्माओं को कंट्रोल करती है तो मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तू एक नंबर का कमीना है। प्योरिटी रिचुअल के नाम पर तूने मुझे पानी में डुबो डुबो कर टॉर्चर किया और अब तू ऐसी बातें बोल रहा है, पर एक तरह से ये मजेदार भी है। पहले भी किसी ने तेरे जैसी बातें की थी। मुझे याद है जब मैं बच्चा था और तू मुझे बचाने आया था, तूने कहा था कि बच्चों का फ्यूचर ही हमारा फ्यूचर है। जब मैंने पहली बार ये लाइन सुनी थी तो मुझे
इसका मतलब नहीं पता था। किसी भी जवान जिंदगी का फ्यूचर, किसी को भी उस पोटेंशियल को मिटा देने का हक नहीं है। एक वक्त पर तूने ये बातें मुझसे कही थी, है ना? और मैं जानता हूँ कि तूने वो सब इसलिए नहीं किया था क्योंकि तू मुझसे नफरत करता था। क्या तू सच में चाहता है कि मैं अपनी अनडेड मैजिक दिखाऊं? अगर मैं आर्चीमोंड हूं तो तू मुझे मार देगा। नहीं, ये बकवास बंद कर। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसा इंसान बनना है। प्रीस्ट ने धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब मुझे जबरदस्ती तुझसे तेरी अनडेड मैजिक निकलवानी पड़ेगी। अगले ही पल प्रीस्ट एक धमाके के साथ आगे बढ़ा और उसने अपना मुक्का मेरी तरफ घुमा दिया। ये देखकर मैंने तुरंत साइड में डोड किया। मैं इसके अटैक को डायरेक्ट झेल नहीं पाऊंगा। पर जैसे ही मैंने पहला अटैक डोड किया, उसका दूसरा मुक्का तुरंत मेरे मुंह के सामने था। उसकी स्पीड इतनी भयंकर थी कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने जल्दी से अपनी बॉडी झुकाई और दूसरी तरफ रोल कर गया। ये अचानक हुआ बवाल देखकर आसपास खड़े सारे सर्वेंट्स के होश उड़ गए। ये क्या चल रहा है? प्रीस्ट यंग मास्टर क्लाइंट पर हमला क्यों कर रहे हैं? मैंने देखा कि उन सर्वेंट्स के चिल्लाने की वजह से प्रीस्ट का ध्यान थोड़ा सा भटक गया है। मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी। अभी मौका है इस पर काउंटर अटैक करने का। पर जैसे ही मैंने अपनी कमर पर बंधी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने देखा कि प्रीस्ट पहले से ही मेरी तलवार अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। यंग मास्टर क्लाइंट, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? अगले ही सेकंड प्रीस्ट ने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को सीधा जमीन पर फेंक दिया। एक नेक्रोमैंसर जो लॉन्ग स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट हो, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। प्रीस्ट के इस खतरनाक रूप को देखकर मुझे उसकी नीयत एकदम साफ समझ आ गई थी। ये कमीना सच में आज मुझे यहीं खत्म करना चाहता है। प्रीस्ट धीरे धीरे मेरे पास आया। यंग मास्टर क्लाइंट, तुम्हें किसी लॉन्ग स्वॉर्ड की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? और एक ही झटके में प्रीस्ट का मुक्का दोबारा मेरे चेहरे के ठीक सामने आ चुका था। पर ठीक उस वक्त मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही प्रीस्ट का मुक्का नीचे गिरा, पूरा एरिया एक भयंकर लाइट से ढंस गया। यहां तक कि प्रीस्ट के उस एक मुक्के से मैनर की जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। आसपास के सर्वेंट्स पागलों की तरह चिल्लाने लगे, जल्दी जाओ और नाइट्स को बुलाकर लाओ। पर इस भयंकर धमाके के बीच मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी, क्योंकि ठीक मेरे आगे मेरे पिताजी पहाड़ की तरह खड़े थे। उन्होंने ठीक टाइम पर आकर मुझे बचा लिया था। गैरिसन, क्या तू मुझे एक्सप्लेन करेगा कि तूने अभी क्या हरकत की? पिताजी ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए एकदम भौकाली आवाज में कहा, इससे पहले कि मेरी तलवार तेरे दो टुकड़े कर दे, मुझे साफ साफ जवाब दे।